नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से संप्रेषण शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पेपर से प्रथम जो टॉपिक है उसमें संप्रेषण की विशेषताएं एवं संप्रेषण के प्रकार। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण क्या होता है, ठीक इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहले संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम संप्रेषण का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ किसी विचार अथवा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। ठीक, यहाँ पर ये बताया गया है कि संप्रेषण का जो अर्थ होता है किसी विचार अथवा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। ठीक, यानी कि हम सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जो संप्रेषण होता है वास्तव में इसका अंग्रेजी जो अर्थ है वो है, अंग्रेजी में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और संप्रेषण का जो मीन होता है, मतलब होता है किसी भी विचार को, किसी भी अपने संदेश को ठीक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक, अब संप्रेषण की प्रक्रिया, अब इसमें ये भी ज़रूरी है कि अब क्या है कि मान लीजिए हम किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को एक स्थान से भेजते हैं तो इसमें दो लोगों का होना ज़रूरी है। जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है। कौन कौन? एक तो हमारा प्रेषक का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेषक का होना ज़रूरी है। और दूसरा जो होता है वो प्राप्तकर्ता। दो लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो संदेश भेजा जाता है, ठीक, जो संदेश भेजा जाता है वह प्रेषक के द्वारा भेजा जाता है और जो संदेश ग्रहण किया जाता है वह प्राप्तकर्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि संप्रेषण में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेषक का, नंबर 1 प्रेषक का, और नंबर 2 प्राप्तकर्ता का। आइए आगे देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक या भेजने वाले, ठीक वही बात यहाँ पर बताई गई है कि संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक या भेजने वाले एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समान रूप से संचालित होती है। ठीक, यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसमें भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों की समान रूप से इसमें भागीदारी होती है। संप्रेषण तभी सफल होता है, जो हमारा संप्रेषण है वो तभी सफल होता है जब दोनों समान रूप से इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, संप्रेषण तभी सफल होता है जब इसमें दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोनों कौन से हमारे होते हैं? दोनों का मतलब हो गया नंबर 1, जो नंबर 1 है वो क्या है? वो प्रेषक है। और नंबर जो 2 है वो क्या है? प्राप्तकर्ता। ठीक, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, ये दोनों का होना जरूरी है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस शब्द से हुई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करके लिख दिया कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति, डीएलएड के जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आते हैं उनमें ये अक्सर हमने देखा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाएं शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी भाषा में हो सकती हैं। ठीक, यानी कि संप्रेषण में हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और ये सूचनाएं हमारी शाब्दिक अथवा अशाब्दिक किसी भी भाषा में हो सकती हैं। आइए देखते हैं परिभाषाएं, संप्रेषण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशंस। सबसे पहली जो परिभाषा दी है वो एडगर डेल ने दी है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया है। ठीक, संप्रेषण क्या है? विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की
प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा हमारी कीथ डेविस ने दी है। इनके अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को, ठीक, सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक, समझ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, सभी का मत एक जैसा ही है, बस अपने अपने शब्दों में इसे प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। क्या देखते हैं? संप्रेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि संप्रेषण प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि संप्रेषण प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है। अब बात यहाँ पर यह है कि कई लोग, कई बच्चे संप्रेषण और संचार को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि संप्रेषण प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, जबकि संचार की जो प्रक्रिया होती है वह एक पक्षीय होती है। क्योंकि संप्रेषण की प्रक्रिया में जो है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का होना जरूरी है। और संप्रेषण प्रक्रिया तभी प्रभावशाली होती है जब प्रेषक अपनी बात, जब क्या करता है, प्रेषक अपनी बात जो है कहता है और प्राप्तकर्ता उस बात को भली भांति समझ लेता है। अगर प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश या बताई गई बात को भली भांति समझ नहीं पाता है तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं मानी जाती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतः प्रक्रिया का पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। ठीक, पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक, यानी कि जब प्रेषक अपनी बात को रखता है और प्राप्तकर्ता उस बात को समझकर उसके प्रत्युत्तर में जो कुछ भी भेजता है, कुछ बोलता है, उसी को फीडबैक कहते हैं। अगला है संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक, यानी संबंध भी स्थापित होता है इसमें। ठीक है, आगे क्या है कि संप्रेषण में संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक, गत्यात्मक यानी कि स्थिर नहीं है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण में सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष, संप्रेषण में सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसे भावनाएं, विचार, सूचनाएं एवं संवेदनाएं शामिल होती हैं। आगे देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया एवं उसके तत्व। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं उसके तत्व, कंपोनेंट्स, प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? पहले ये लाइन ऊपर वाली पढ़ते हैं, समझते हैं। संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक या अंग है। संप्रेषण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक या अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए संप्रेषण अति आवश्यक है। अतः इसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? प्रेषक, संदेश, श्रोता, स्रोत का मतलब माध्यम। ठीक है, प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। तो प्रेषक क्या करता है? कोई भी संदेश भेजता है। क्या भेजता है? संदेश। और संदेश जो है वो स्रोत के माध्यम से भेजेगा। स्रोत मतलब माध्यम, हमारा माध्यम कुछ भी हो सकता है, बाई पोस्ट भेज सकता है, मैसेज के द्वारा भेज सकता है, ठीक, किसी भी मेल के द्वारा, किसी भी व्यक्तिगत भी भेज सकता है। प्राप्तकर्ता उसको, संदेश को प्राप्त करता है, उसके बदले में जो प्रत्युत्तर देता है उसी को हम पृष्ठपोषण कहते हैं। और ये पृष्ठपोषण पुनः जो है प्रेषक तक वापस आना जरूरी है। अगर ये पृष्ठपोषण हमारे प्रेषक तक वापस नहीं आया तो हमारी ये प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में दो प्रकार के जो है संप्रेषण का होना जरूरी है या आवश्यक है। संप्रेषण एक तो हो गया शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा हो गया अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक, शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार के संप्रेषण का होना जरूरी है। दो प्रकार के संप्रेषण का होना जरूरी है। शाब्दिक संप्रेषण में दो प्रकार बताए गए हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ऐसे ही अशाब्दिक संप्रेषण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श संप्रेषण
वाणी संप्रेषण और चक्षु संप्रेषण। ठीक, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं संप्रेषण, ये भी ठीक। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण इस प्रकार के संप्रेषण में भाषा को मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, एक तो लिखित रूप में और मौखिक, दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। मौखिक क्या होता है? मौखिक संप्रेषण में तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक में तथ्य हुए, सूचनाएं हुई। मौखिक संप्रेषण में सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। ठीक, लिखित संप्रेषण की बात करें, इस प्रकार के संप्रेषण में सूचना देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा संदेश प्राप्त करता है। ठीक, इसमें लिखित रूप में होना जरूरी है। इसमें मौखिक में केवल बोल करके संदेश को दे दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखित में आवश्यकता है। मतलब मौखिक के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं जो है, एक मौखिक हो गया, मौखिक आमने सामने बैठ करके हम संप्रेषण कर सकते हैं। लिखित में कोई भी चीज़ लिखित, तो शाब्दिक संप्रेषण के ये दो प्रकार हो गए, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? इस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों अथवा भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। प्रेषक या शिक्षक अपने हाव भाव, इसमें शब्दों या भाषा का उपयोग नहीं होता है। इसमें हाव भाव, मुख्यतः मुख मुद्राओं, हाथों की गतिविधियों का उपयोग होता है। अशाब्दिक संप्रेषण तीन प्रकार का होता है: स्पर्श, वाणी और चक्षु संपर्क मुद्राएं। तो स्पर्श का मतलब, इसमें स्पर्श को मुख्य माध्यम माना जाता है। स्पर्श के माध्यम से वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप में या छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है, जैसे हंसना, चिल्लाना आदि। चक्षु संपर्क एवं मुद्राएं, इसके अंतर्गत भय एवं क्रोध आदि का संप्रेषण आसानी से होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा है संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ और इसकी विशेषताएं, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व, संप्रेषण के प्रकार। ठीक, कौन कौन से शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार इसके मुख्य रूप से हैं। ये जो टॉपिक है आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण, ये टॉपिक है। आपकी आने वाली परीक्षा में 100% आएगा और आता भी है। पिछले जितने भी पेपर हैं आप उठा करके देख लीजिए, संप्रेषण से एक प्रश्न आपको जो है ज़रूर मिलेगा। ठीक, मिलते हैं अगले फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है इस टॉपिक को पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार।